हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई बीकॉम फाइनल ईयर की। और आपका लास्ट पेपर है 8 तारीख का, मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, मैनेजमेंट अकाउंट का जो पेपर है आपका लास्ट पेपर, कोड नंबर है 306। 8 अप्रैल को आपका लास्ट पेपर है भाई। और 2021 का पेपर है भाई। ये मैं आपके 2021 के शुरू के 50 क्वेश्चंस आपका सॉल्यूशन कराऊंगा भाई, हल कराऊंगा इसमें। क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए 50 क्वेश्चन लिए भाई आपके लिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन की वीडियो आपको अब दोपहर तक अपलोड हो जाएगी और एक शाम तक हो जाएगी। फिर 2022 का पेपर भी आपका पूरा का पूरा अपलोड करना है भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ही ये चैनल है, बीकॉम वालों के लिए। ठीक है भाई, इसमें मैं आपके लिए ही वीडियो लाता रहता हूँ भाई। चलो स्टार्ट करते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंधकीय लेखांकन की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें बोल रहा है कि जो आपका प्रबंधकीय लेखांकन है, इसकी सबसे पहला विचार जो है वो किसने किया था, कौन है वो लेखक, यानी कि कौन प्रोफेसर है। इसका आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, जेम्स H बिल्स ने ये सबसे पहले विचार आया था कि प्रबंधकीय लेखांकन जो है वो सबसे पहले इनके मन में विचार आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंधकीय लेखा विधि एक फ्रेमवर्क है। ठीक है भाई, जो प्रबंधकीय लेखा विधि है वो एक फ्रेमवर्क है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई, आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है भाई, निर्णय के लिए। ठीक है, जो प्रबंधकीय लेखा विधि है वो निर्णय के लिए है, क्योंकि जो प्रबंध है वो किसी भी चीज के लिए पहले सबसे पहले निर्णय लेता है जब भी किसी काम को करता है वो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंधकीय लेखा विधि शब्दावली का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किया गया है, कहाँ से किया गया है भाई। ठीक है, किस सन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा 1950 में। और ये प्रबंधकीय लेखा विधि का जो सबसे पहला प्रबंध किया, सर्वप्रथम शब्द किया गया था वो अमेरिका के जो लेखपाल थे, अमेरिका के लेखपाल थे, उन्होंने सबसे पहले प्रबंधकीय लेखा विधि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है भाई, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका ये कथन है। कथन ए कह रहा है कि प्रबंधकीय लेखा विधि शीर्ष प्रबंध को विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराती है। और इसका कथन आर है कि बाद में शीर्ष प्रबंध द्वारा इन सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। अब ये कह रहा है कि भाई जो इसमें ये चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। कथन ए, कथन आर। ठीक है भाई, कथन ए और कथन आर, इनमें से क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, कौन सा सही है, कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें आपके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका सी राइट हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण जो है इसका वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बजटरी नियंत्रण का लाभ नहीं है। ठीक है भाई, जो बजटरी नियंत्रण है तो उसका लाभ नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा लाभ नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बाजार विभक्तिकरण में सहायक। जो बजटरी नियंत्रण है वो बाजार विभक्तिकरण में सहायक नहीं होता। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, विक्रय बजट है, जो आपका सेल्स बजट है वो किस पर आधारित है। ऑप्शन ए कार्यकारी बजट पर, ऑप्शन बी मास्टर बजट पर, ऑप्शन सी व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर बजट पर, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, कार्यकारी बजट पर। जो सेल्स बजट होता है वो कार्यकारी बजट पर आधारित होता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंध लेखांकन की प्रकृति है। जो प्रबंध लेखांकन है उसकी प्रकृति पूछ रहा। तो भाई इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर ए राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, इसका ए राइट हो जाएगा, चयनात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
किसने प्रबंध शब्द का प्रतिपादन किया। तो ये कह रहा वो कौन से लेखक है जिसने प्रबंध शब्द को, ठीक है भाई, जिसने प्रबंध शब्द का प्रतिपादन यानी कि आविष्कार किया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। लेखाकारों की ब्रिटिश टीम थी भाई, ठीक है। कौन थी भाई? लेखाकारों की ब्रिटिश टीम थी ये। क्वेश्चन नंबर 9, शून्य आधार बटन सबसे पहले प्रयोग हुआ था, ठीक है भाई। जो शून्य आधार बटन है वो सबसे पहले किस देश में स्टार्ट हुआ था भाई? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका में, ठीक है भाई। जो जीरो बेस बजट स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो अमेरिका से स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, स्थिर और परिवर्तनशील लागत के बीच का अंतर का महत्व, विशेष महत्व होता है। तो जो यानी कि कह रहा है एक तो फिक्स राशि है और एक वेरिएबल राशि है, उनके जो बीच का डिफरेंस होता है वो किस पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो जाएगा, लोचदार बजट निर्माण में, क्योंकि वो लोचदार होता है, ठीक है भाई। फिक्स और वेरिएबल के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो होता है लोचदार बजट का, ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा भाई इसमें सी, स्थिर रहती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसको कैसे सोल्व करना है वो आप देख लीजिए। ये कह रहा कि भाई 60% क्षमता पर जो विक्रय हो रहा वो हो रहा 1,20,000 का। ये कह रहा 1,20,000 में जिसमें 25% स्थिर है तो 70% क्षमता पर विक्रय कितना होगा, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहला आपको क्या करना, 1,20,000 का 25% फिक्स निकाल लो भाई, ठीक है भाई। 1,20,000 का जब 25% फिक्स निकाल लेंगे तो भाई 30,000 निकल का आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 30,000। तो आपको करना क्या है, 1,20,000 में से ये 30,000 पे घटा दो आप, ठीक। तो आपके पास जो राशि बचेगी वो बचेगी 90,000 पे। कितनी बचेगी भाई? 90,000 पे, 90,000 राशि बचेगी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, यो जब आपके पास 90,000 राशि बच जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने कह रहा कि 70% पर कितना होगा, 90,000 राशि बचेगी भाई, ठीक है। अब 90,000 का आप निकाल दो 70%, कितना निकाल दो भाई? 70% निकाल दो, ठीक भाई। तो आपका जो ये है आपका राशि आ जाएगी सॉरी 90,000 बच रही थी ना भाई। तो 90,000 का आपको करना क्या है, 90,000 गुना दोबारा से देख लीजिए भाई आप। देखो भाई आपको करना क्या, 1,20,000 पे है, 1,20,000 का जब आप 25% निकल लोगे, ठीक, तो आपके पास 30,000 रुपये की राशि निकल कर आएगी। फिक्स राशि 30,000 निकल कर आ गई। अब आप एक काम करो कि 1,20,000 में से आप 30,000 रुपये घटा दो तो आपके पास 90,000 रुपये की शेष राशि बचेगी, ठीक। अब आपको करना क्या, जो पूछ रहा है ना 70%, तो आपको करना क्या, जो 90,000 रुपये है जो शेष बचे है 90,000 का 70/60 निकाल दो, 0 से 0 काट दो, ठीक है भाई। आप 90,000 को 6 से भाग करोगे तो 15,000 आ जाएगी निकल के। कितना आ जाएंगे? 15,000। और 15,000 को 7 से गुना करोगे तो 1,05,000 आ जाएंगे। 15 सत्ते 105 भाई, ठीक। 1,05,000 तो ये, और 30,000 जो फिक्स राशि निकल कर आई थी वो जोड़ दो इसमें, ठीक भाई। तो इसमें आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1,35,000, जो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इस टाइप का 2023 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी राइट हो जाएगा, 1,35,000 रुपये इस तरह आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आ जाएगा इसमें
वो आ जाएगा, वो भी इसी तरह निकालना है भाई। आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 का, यदि 50% क्षमता पर परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतें, ठीक है भाई, और 20,000 है। देखो 40,000 तो क्या है, परिवर्तनशील लागत, ठीक है भाई, 40,000 तो परिवर्तनशील लागत है और 20,000 रुपये इसमें आपकी फिक्स है। यानी कि अब इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल अलग दे दी और फिक्स अलग दे दी, ठीक है। और देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 था, इसमें क्या कर रखा था कि जो 1,20,000 रुपये, इसी में 25% फिक्स जुड़ी हुई है। तो दो टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके इस तरह से 2023 के एग्जाम में। तो इसको कैसे हल करना है, अब आपको करना क्या है भाई, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है भाई, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको करना क्या है, जो फिक्स है यू, इस पर तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर फिक्स की राशि और वेरिएबल की राशि निकाल कर दे रखी है तो फिक्स की राशि पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, उसको अलग ठा कर रख दो। कैलकुलेशन जो करनी है वो आपको करनी है वेरिएबल राशि पर। और जो वेरिएबल राशि है उस पर कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो 40,000 की राशि है आपकी वेरिएबल, ठीक है भाई, ये कह रहा है इस पर 75% क्षमता निकालनी, तो 75 ऊपर रखो भाई आप, 50 नीचे रखो और भाई कैलकुलेशन कर दो, 5 40, 800 आ जाएगा भाई, ठीक। अब 800 की गुना, या ऐसे कर लो भाई, इस तरह भी कर सकते हो आप कि भाई 40,000 तो वेरिएबल राशि है ही आपकी, 40,000 75/50 कर लोगे, ठीक है भाई, एक जीरो से इसके एक जीरो काट दो और 75 को काट दो, तो ये आपके आ जाएगा 15, ठीक भाई, 15 चौका 60, ठीक है भाई, 4,000 बचेंगे, 4,000 को 15 से गुना कर लो तो 60,000 रुपये की राशि निकल कर आ जाएगी। 60,000 में आप 20,000 रुपये फिक्स की राशि जोड़ दियो भाई, ठीक, तो आपके पास टोटल कुल राशि हो जाएगी 80,000। कितनी हो जाएगी भाई, 80,000। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा भाई, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, 80,000 रुपये इस तरह राशि निकल कर आ जाएगी इसकी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा कि भाई, क्या कह रहा कि दो अवधियों की जो कुल लागत है वो 10,000 रुपये है। जो दो अवधि है, पहली की 10,000 है, दूसरी की 15,000 है। इसी प्रकार इनके जो उत्पादन हो रहे, एक का 50,000 हो रहा, एक का 65,000 रुपये हो रहा। तो इन्होंने कह रहा कि स्थिर लागत पूछ रहा, तो स्थिर लागत में क्या करेंगे हम, इस 15, जो दो अवधि है, एक की तो 15,000 है भाई, ठीक, और एक की 10,000 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो 5,000 रुपये का डिफरेंस तो ये आ जाएगा भाई इसमें, ठीक है, 5,000 रुपये का डिफरेंस तो इस तरह आ जाएगा आपका। इसी तरीके से आप जो इनका जो उत्पादन हो रहा, एक हो रहा 65,000 रुपये और एक हो रहा आपका 50,000 रुपये, इन दोनों का भी आंसर डिफरेंस निकाल दो तो 15,000 रुपये का डिफरेंस ये आ जाएगा। 15,000 रुपये का तो ये, और 5,000 रुपये का पहला डिफरेंस था, तो दोनों डिफरेंस जोड़ करके आपका हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है भाई। इस तरह इसका ए आंसर इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए राइट हो जाएगा भाई, इस तरह, ठीक है भाई। ये कैलकुलेशन है, इसलिए 50 क्वेश्चन लिए कि क्योंकि न्यूमेरिकल समझाने में टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आपके लिए 50 क्वेश्चन स्टार्टिंग के लिए है। अगले 50 क्वेश्चन भी इसी तरह आ जाएंगे, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, वित्तीय विवरणों के आधार पर अनुपातों के वर्गीकरण को कितने वर्गों में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 3 वर्गों में रखा गया है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका भाई सी, ठीक, 30,000 आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लियो भाई इसमें। अगर नहीं समझ में आएगा भाई इसके फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इसका 30,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बजट आधारित होता है, यूँ कह रहा कि जो बजट है वो किस पर आधारित होता है, तो जो बजट होता है भाई वो पूर्व अनुमानों पर आधारित होता है, ठीक है। जब आपके देश का जो बजट जारी होता है 28 फरवरी को, ठीक है भाई, हर साल के 28 फरवरी को बजट पेश होता है, तो वो पूर्व अनुमान पर आधारित होता है, ठीक, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अनुमान लगाती है कि भाई हम इस साल ये चीज़ इस सेक्टर मतलब
चीज़ें नई नई ईजाद कर लेंगे, जो हमारे पास जो खर्चा हो रहा है उसको हम कम कर लेंगे, आपकी इनकम बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ अनुमान पर आधारित होती है। तो आपका जो बजट होता है वो पूर्व अनुमानों पर ही आधारित होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, ह्रास है, जो ह्रास है डेप्रिसिएशन है वो क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा बी, गैर रोकड़ व्यय, यानी कि नॉन कैश एक्सपेंस, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा भाई, आंसर बी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है भाई। ठीक है। अब ये क्या करा, जो आपका अगस्त और सितंबर माह का सेल्स दे रखा, अगस्त का तो है 20,000 और सितंबर का 21,000, इसका 10% है। तो भाई अगर आप अगस्त महीने का 10% निकाल लोगे तो भाई 20 अगस्त का 20,000 का 10% निकाल लोगे तो बस 2,000 रुपये तो ये निकल कर आ जाएंगे। ठीक। और 21,000 का 10% निकाल लोगे तो 2,100 रुपये ये निकल कर आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास 20,000 है तो 20,000 में से 2,000 रुपये माइनस कर दो तो हमारे पास अगस्त माह का जो सेल्स बचेगा वो 18,000 रुपये बचेगा। कितना बचेगा भाई? 18,000 रुपये बचेगा। और भाई जो हमारे पास सितंबर महीने का सेल्स है 21,000, इसमें से 2,100 घटा दो तो हमारे पास बचेगा 18,900 रुपये। ठीक। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा कि जो उधार विक्रय है, अभी आ रहे चलो, हाँ, जो उधार विक्रय है वो 50% है, अगले माह 50%। यूँ नहीं कह रहा कि इस माह तो 50% है और अगले माह भी शेष जो शेष बचेगा वो भी तो 50% ही बचेगा। वो अभी पूछ रहा कि अक्टूबर माह में कितनी देनदारी होगी। ठीक है भाई, अक्टूबर माह में कितनी देनदारी होगी। ठीक है। तो हमें करना क्या है भाई, 20,000 में से जब हमने 2,000 रुपये घटाए थे तो हमारे पास 18,000 रुपये बचे थे। कितने बचे थे भाई? 18,000 रुपये। ठीक। और 21,000 में से हमने 2,100 घटाए थे तो हमारे पास बचे थे 18,900। ठीक है। तो हमें करना क्या है भाई, इसका 50% निकाल लो और इसका 50% निकाल लो तो इसके 9,000 रुपये तो 50% ही आ जाएंगे और इसके हमारे पास आ जाएंगे 9,450 रुपये। ठीक। तो अक्टूबर माह में 18,450 रुपये इस तरह इसकी राशि निकल कर आएगी। ठीक है भाई। तो इस तरह भाई इस क्वेश्चन में 18,450 रुपये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, इनके पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, कोषों के उपयोग में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 में इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक भाई, सी राइट हो जाएगा, नियत संपत्ति में वृद्धि। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, अंशों के निर्गमन द्वारा भवन का जो क्रय है वो किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, रोकड़ का प्रयोग होता है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन नगद प्रवाह विवरण केंद्र हेतु केंद्र बिंदु होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का, सॉरी भाई क्वेश्चन गलती हो गई भाई, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है मैंने बी बताया था भाई, ये तो हो गया गलत। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। इनमें से कोई सा भी इसका आंसर सही नहीं है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई गलती हो जाती है, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है बी भाई, नकदी और नकदी समरूप। ठीक है भाई। जो नगद प्रवाह होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो नकदी और नगद समरूप के आधार पर होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 भाई, विक्रय मूल्य प्रति इकाई 15 रुपये, परिवर्तन 15 रुपये प्रति है, जो विक्रय मूल्य 15 रुपये और परिवर्तनशील लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वह 9 रुपये और स्थिर लागत है 600 रुपये प्रति वर्ष। लाभ मात्रा अनुपात पूछ रहा। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है? लाभ मात्रा अनुपात पूछ रहा। अब सबसे पहला आपको क्या करना, एक चैप्टर आपका सम विच्छेद विश्लेषण के नाम से चैप्टर है, उसमें आपको क्या करना, लाभ मात्रा अनुपात वाला जो पीवी रेशो है इसमें कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, पीवी रेशो वाला फॉर्मूला इसमें आपको इजाद करना पड़ेगा भाई। और इसका जो पीवी वाला फॉर्मूला है वो है एसपी माइनस के वेरिएबल कॉस्ट, ठीक,
और SP बटे इंटू 100। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है भाई, SP यानी कि जो इसका सेल्स विक्रय मूल्य है वो है भाई 15 रुपये। ठीक, और वेरिएबल है 9 रुपये, और बटे SP 15 और गुना भाई आपका 100। ठीक है भाई, आप 15 में से 9 घटाओ भाई, कितने बचेगा भाई, 15 में से 9 घटाओगे तो भाई आपका बचेगा 6। ठीक है भाई, क्या बचेगा भाई, 15 में से आपने 9 घटा दे, 6 बचेगा, गुना 100, ठीक, और भाग 15। ठीक है भाई, तो भाई आप क्या करोगे, आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी 600, क्योंकि 100 में 6 से गुना कर दो तो 600 तो ये हो जाएगी, और 15 से भाग कर दो, 15 चौका 60, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 40%। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए राइट, 40% इस तरह आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा कि भाई सामग्री मिश्रण विचरण की गणना के लिए कौन सा सूत्र उपयोग होता है। तो भाई ये सूत्र भी याद करने पड़ेंगे। एक है आपका सामग्री, जो एक चैप्टर है उसमें से आपको तैयार करना पड़ेगा भाई। ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक भाई, सामग्री विचरण MMV बराबर कोष्टक में SRQ माइनस AQ बटे SP। तो इसका सही आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 25 भाई ये कह रहा कि यदि विक्रय मूल्य 20,000 रुपये और PV अनुपात 40% है तो स्थिर लागत 5,000 रुपये, तो लाभ क्या होगा। ठीक है भाई, तो आपको करना क्या है भाई, इसमें आपको लाभ पूछ रहा, तो लाभ के लिए एक फॉर्मूला है प्रॉफिट। ठीक भाई, आपको करना क्या है भाई, प्रॉफिट बराबर सेल्स गुना PV रेशो। ठीक भाई, PV रेशो और माइनस के फिक्स कॉस्ट। ठीक भाई, माइनस के फिक्स कॉस्ट, तो ये फॉर्मूला है। तो आपको करना क्या है भाई, आपके पास सेल्स देखो, सेल्स कितनी है 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये सेल्स है। इसका आप करोगे क्या, 40% आप इसका ये निकाल लो भाई। ठीक है भाई, 40% निकाल लो, 0 से 0 काट दो, एक 0 से काट दो, तो 8,000 रुपये तो ये आ जाएगा भाई आपका। ठीक, और फॉर्मूले में क्या था, माइनस के फिक्स कॉस्ट था, तो 5,000 रुपये इसके फिक्स कॉस्ट के घटा दो, तो कितनी शेष राशि, कितना लाभ बचेगा, तो भाई 3,000 रुपये लाभ बचेगा। तो इसका जो आंसर है वो सी राइट हो जाएगा, 3,000 रुपये इस तरह आ जाएगा आपका आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 26 रोकड़ बजट तैयार करते समय ग्राहकों को जो स्वीकृति नगद छूट को जोड़ा जाता है तो किसके आधार पर होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, भुगतान में। ठीक भाई, भुगतान के आधार पर रोकड़ बजट जो ग्राहकों को नगद छूट दी जाती है वो पेमेंट के आधार पर होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 एक निश्चित भावी समय अवधि के लिए रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतान का अनुमान रोकड़ बजट कहलाता है, ये किसने कहा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुथमैन और डूगल ने कहा था भाई। क्वेश्चन नंबर 28 बजट तैयार करने में पहला कदम कौन सा होना चाहिए। जब बजट तैयार करते हैं तो उसका सबसे पहला कदम कौन सा होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी, विक्रय पूर्वानुमान, कि हमारे पास भाई कितनी सेल्स होगी, कितना सेल्स हम पूरे साल में इसका प्रोजेक्ट कर लेंगे, 1 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का। तो सबसे पहले जब बजट तैयार किया जाता है तो उसमें सेल्स देखी जाती है कि हमारी सेल्स कितनी होगी। हर कंपनी ये चाहती है कि भाई मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो जो बजट तैयार किया जाता है वो सेल्स के आधार पर तैयार किया जाता है, वो पहला कदम जो है वो यही है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 एक अकेला अनुपात अपने आप में अर्थहीन होता है, ये संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता, तो किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है भाई, कैडेंटली और मैकलुमलर ने कहा था भाई ये। क्वेश्चन नंबर 30 ऊंचा अनुपात अच्छा होता है, किस पर लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, परिचालन अनुपात यानी कि ऑपरेटिंग रेशो के आधार पर होता है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 31
क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका ए। ठीक भाई, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रोकड़ प्रवाह विवरण किसके अनुसार बनाया जाता है, यानी कि वो कौन सा अंडरसेक्शन है, यानी कि कौन सा लेखांकन प्रमाप है जिसके अनुसार रोकड़ प्रवाह बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी राइट हो जाएगा, लेखांकन प्रमाप 3। ठीक है भाई, लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार बनाया जाता है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 33, प्रारंभिक देनदार 50,000 रुपये तथा अंतिम देनदार 1 लाख रुपये और शुद्ध लाभ 2.5 लाख रुपये संचालन से रोकड़ होगी। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आ जाएगा वो किस तरह आ जाएगा, आपको करना क्या है भाई, जो संचालक रोकड़ है यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग जो है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है शुद्ध लाभ माइनस के देनदारों में हुई वृद्धि। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है भाई, जो आपका शुद्ध लाभ है 2.5 लाख रुपए। ठीक है भाई, जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है तो इसका आंसर जो आपका आएगा भाई वो आएगा संचालन रोकड़ में से, यानी कि जो संचालन रोकड़ है आपकी 2.5 लाख रुपए, इसमें से आपको क्या क्या घटाना और क्या जोड़ना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, ये जो 2.5 लाख रुपए है आपका, ठीक, 2.5 लाख में से आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि 1 लाख तो आपकी अमाउंट है और 50,000 रुपये ये है आपकी भाई। 1 लाख रुपए की तो देनदारी है और प्रारंभिक देनदारी है 50,000 रुपये, तो 1 लाख में से ये 50,000 रुपये घटा दोगे। ठीक है भाई, तो आपके पास 50,000 रुपये शेष बचेंगे, इसमें से जो शेष बचेंगे वो 2.5 लाख में से आपको घटाने हैं। ठीक है भाई, आपको करना क्या है भाई, इस तरह भाई 2.5 लाख तो ये, ठीक है भाई, माइनस 1 लाख आपके अंदर की देनदारी है, फिर माइनस इसमें से 50,000 रुपये और लेस करने इसमें से। ठीक है भाई, तो आपको करना क्या, इस 1 लाख में से ही 50,000 रुपये लेस कर दो तो आपके पास 50,000 रुपये बचेंगे। तो आपको करना क्या है भाई, जो 2.5 लाख रुपये बच रहे हैं आपके पास शुद्ध लाभ है, इसमें से माइनस के आपको करना क्या है, 50,000 रुपये लेस कर दो तो आपके पास 2 लाख रुपये की शेष राशि आ जाएगी, यानी कि जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है यानी कि संचालन से जो रोकड़ है वो 2 लाख रुपए की बचेगी। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, ये फॉर्मूला है भाई, देनदार प्लस देवी पत्र बटे शुद्ध उधार क्रय गुना 365 बराबर एक्स, जहां एक्स है वहां क्या आएगा। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 34 में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए। जो औसत भुगतान अवधि है एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक, एक्स की जगह ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एवरेज पेमेंट पीरियड जो आएगा वो यहाँ एक्स की जगह आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 35, जब समता पूंजी ऋण और पूर्वाधिकार अंशों की तुलना में अधिक हो तो पूंजी ढांचे को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाई, इसमें निम्न दंतीकृत। ठीक भाई, निम्न दंतीकृत हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका अनुपात विश्लेषण वाला जो है ना चैप्टर उसमें से है ये। क्वेश्चन नंबर 36, प्रति अंश लाभांश 5 रुपये और तथा औसत बाजार मूल्य 25 रुपये, तो लाभांश प्रत्यय अनुपात पूछ रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिविडेंड यील्ड रेशो, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका डिविडेंड यील्ड रेशो बराबर क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड पर रेशो गुना मार्केट प्राइस। ठीक है भाई, तो आपका जो डिविडेंड वाला है ये तो आपका ऊपर आ जाएगा भाई, ठीक, और जो औसत बाजार मूल्य है ये आपका बटे में आ जाएगा 25। ठीक भाई, और गुना 100, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये आ जाएगा 20%। ठीक, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी राइट हो जाएगा। इस तरह 20% इसका आंसर निकल कर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये कह रहा है कि चालू दायित्व 30,000 रुपये और चालू अनुपात 2.25 और तरल अनुपात 1.25
तो स्टॉक क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला क्या है भाई आपका, देखो स्टॉक बराबर, ठीक भाई, स्टॉक बराबर आपको करना क्या है, जो आपका चालू दायित्व है यानी कि करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज माइनस, आपको देखो भाई एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो करंट लायबिलिटीज है 30,000 रुपये, ठीक है भाई, सीधा फॉर्मूला कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, और गुना, ठीक है भाई, इसमें क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका गुना 2.25 में से आपको 1.25 घटा दो, ठीक भाई, 2.25 में से 1.25 घटा दो, तो आपके पास कितना बचेगा भाई, इसमें बचेगा आपका 30,000 में से 30,000 को 1 से गुना करोगे तो आपका 30,000 रुपये ही आएगा, तो इसलिए इसका आंसर ए राइट हो जाएगा भाई, इसका ए राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ए राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38 ऋण समता अनुपात, क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि ऋण समता अनुपात जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बी राइट हो जाएगा, शोधन क्षम्य अनुपात यानी कि सोल्वेंसी रेशो, ठीक है भाई, क्वेश्चन 38 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 39 सीमांत लागत समीकरण है, सीमांत लागत समीकरण का फॉर्मूला इसमें दे रखा, वो पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई सा भी सीमांत लागत समीकरण का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 सीमांत लागत विधि लागत निर्धारण की एक ऐसी रीति है जिसके अंतर्गत उत्पादों को केवल ऐसी लागतों से ही प्रभावित किया जा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से मात्रा के साथ परिवर्तित होती है, ये किसने कहा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, फ्रैक ने कहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 यदि एस क्यू 240 और एस पी 10 रुपये और ए क्यू 200 इकाई और ए पी 10 रुपये, तो सामग्री लागत विचरण होगा, ठीक है भाई, यानी कि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक भाई, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, एम सी वी बराबर क्या हो जाएगा भाई, कोष्टक एस क्यू गुना एस पी, ठीक भाई, कोष्टक 1 माइनस कोष्टक फिर ए क्यू गुना ए बी, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला है इसमें, अब आपको करना क्या है, 240 इसमें एस क्यू दे रखा, इसकी गुना आप कर दो 10 रुपये से, इसकी एस पी से, ठीक भाई, फिर ए क्यू दे रखा इसमें कितना 200, इसकी गुना आप कर दो 10 रुपये से, तो 2400 तो ये हो जाएगा भाई इसमें, ठीक भाई, और 2000 रुपये ये हो जाएगा इसमें, आप लेस कर दो तो कितना बचेगा भाई आपके पास 400 रुपये, तो देख लो कौन सा आंसर है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, 400 रुपये आ रहा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा कि प्रारंभिक रहतिया 15,000 रुपये है क्रय, ठीक है भाई, और जो परचेस है वो 40,000 रुपये है, माल की लागत है 52,000 रुपये और सेल्स है 57,000 रुपये, सकल लाभ या हानि पूछ रहा, बस आपको करना क्या है, इसमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकल कर आना, तो हमें करना क्या है, जो सेल्स हो रही है हमारे पास 57,000 की, इसमें से माल की लागत घटा दो 52,000 रुपये, तो 5,000 रुपये निकल कर आ जाएगा, तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बी राइट हो जाएगा, इस तरह 5,000 रुपये निकल कर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 43 कुल लागत 60,000 रुपये, ठीक है भाई, कुल लागत 60,000 रुपये, स्थिर लागत 30,000 रुपये, बिक्री 1,00,000 रुपये, सम विच्छेद बिंदु होगा, तो क्वेश्चन नंबर इसमें 43 का आंसर सी राइट हो जाएगा भाई, ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर सी राइट हो जाएगा, आप खुद भी पीवी रेशो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा के देखो भाई इसमें, ठीक है, तो उसके आधार पे निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 स्थायी लागत में वृद्धि से लाभ मात्रा अनुपात बढ़ेगा घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सी राइट हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो स्थिर लागत है इसमें ना तो कोई बढ़ोतरी होती है ना कोई घटोतरी होती है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता, जो फिक्स लागत है फिक्स
जो अमाउंट होती है वो जो की तू रहती है, हर साल वही घटती है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 45 जो है, जब सुरक्षा सीमा 20%, लाभ मात्रा अनुपात 60% हो तो लाभ कितना होगा। तो आपको करना क्या है भाई, सीधा जो आपका 20% है, 20% का आप 60% निकाल दो। ठीक है भाई, तो आपका 12% आ जाएगा, यानी कि ओके ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर इस तरह 12% निकल कर आ जाएगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के रूप में जो लागतों का वर्गीकरण उपयोग होता है वो किसके आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई, सीमांत लागत निर्धारण विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर इसमें देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो बी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 3 रुपये प्रति इकाई 40,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 48, सीमांत लागत निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी है इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49, एक कंपनी के वित्तीय आंकड़े इस प्रकार है, चालू अनुपात 2.7, त्वरित यानी कि क्विक रेशो 1.8, चालू अनुपात 6 लाख रुपए, तो स्कंद आवर्त अनुपात 4 गुना होगी। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 49 का सबसे पहला आपको करना क्या है भाई, जो आपका 6 लाख रुपए है, ठीक भाई, जो करंट लैप्टीज है 6 लाख रुपए, आपको इसमें आपको करना क्या है भाई, 2.7 में, अभी एक क्वेश्चन इस तरह कराया था, 2.7 में से 1.8 घटा दो आप। ठीक है भाई, जो भी आपका बचेगा इसमें वो 6 लाख से गुना कर दियो भाई। ठीक, कितने से गुना कर दियो, 6 लाख से गुना कर देंगे तो आपकी राशि निकल कर आ जाएगी 5,40,000 रुपये। ठीक है भाई, कितनी आ जाएगी भाई, 5,40,000 रुपये निकल कर आ जाएगी। जब 5,40,000 रुपये निकल कर जाएगी तो इसमें दे रखा स्कंद आवर्त 4 गुना, तो इससे 400 गुना कर दो। ठीक है भाई, तो 5,40,000 रुपये आपकी राशि जो निकल कर आ जाएगी, 5,40,000 रुपये, इससे 400 गुना कर दोगे तो आपकी राशि निकल कर आ जाएगी 21,60,000 रुपये। ठीक, जो बिक्री होगी वो 21,60,000 रुपये हो जाएगी। चालू अनुपात में से क्विक रेशो घटा दो। ठीक भाई, 2.7 में से 1.8 घटा दो, जो भी घटाने के बाद अंतर आएगा वो 60,000 6 लाख से गुना कर दो। ठीक भाई, 6 लाख से गुना कर देंगे तो 5,40,000 रुपये की अमाउंट निकल कर आ जाएगी। और जो 5,40,000 रुपये की अमाउंट निकल कर आई है, इसमें क्या रखा है भाई आपका कि जो स्कंद आवर्त है वो 4 गुना है, तो वो जो भी राशि गुना करके आएगी उससे 400 गुना कर दो तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 21,60,000 रुपये। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न स्कंद आवर्त अनुपात दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, स्कंद का बिक्री में धीमा प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 51, कर एवं ब्याज से पूर्व शुद्ध लाभ तथा विक्रय के मध्य का अनुपात कहलाता है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ए राइट हो जाएगा, परिचालन लाभ अनुपात। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 52, अब ये पूछ रहा कि भाई इसमें एक क्वेश्चन है कि समायोजना से चालू पूंजी कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी। अगर एक ठीक है भाई, अब आपको इसमें क्या करना, ये कह रहा कि 1/1/2019 को करारोपण के लिए प्रावधान 48,000 रुपये और 31/12/2019 को करारोपण के लिए जो प्रावधान है वो है 64,000 रुपये। वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है वो है 40,000 रुपये। तो बस हमें एक चीज करनी है भाई इसमें। ठीक है भाई, क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 52 में हमें करना क्या है, 64,000 में से 48,000 रुपये घटा दो। ठीक भाई, 64,000 में से 48,000 रुपये घटा दो तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, चालू पूंजी में वृद्धि हो जाएगी भाई। ठीक भाई, चालू पूंजी में वृद्धि हो जाएगी कितनी, 16,000 की। 64,000 में से 48,000 रुपये घटाओगे तो 16,000 रुपये का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगी क्योंकि एंड वाले में से शुरू वाले की, यानी कि 1 जनवरी 2019 को प्रावधान था और 31 दिसंबर 2019 को जो प्रावधान है वो 64,000 रुपये है। भुगतान किया गया कर उससे कोई मतलब नहीं है हमें।
ठीक, हमें मतलब है 64 और 48,000 से। तो 64,000 में से 48,000 रुपये घटा दो तो 16,000 रुपये की राशि बचेगी। और 16,000 रुपये की राशि जो बचेगी वो चालू पूंजी में वृद्धि हो जाएगी इसमें। ठीक है भाई, चालू पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए इसका ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो भाई ये 52 क्वेश्चन थे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आपके जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में जरूर बता दीजिए। ठीक है भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।